नमस्कार बंधुओं। जम्मू और कश्मीर में 8 चक्रों के पश्चात डीडीसी के चुनाव संपन्न हुए और उसके परिणाम भी समक्ष आ गए हैं। वैसे तो ये लोकल चुनाव थे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इनका क्या महत्व है, लेकिन गौर से देखा जाए तो ये घटना सामान्य नहीं है। किसी अन्य प्रांत के लोकल चुनावों की तरीके से ये लोकल चुनाव न मान करके अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखिए बड़े महत्वपूर्ण चुनाव थे। बिना खून खराबा के शांतिपूर्वक संपन्न हुए। सारी चुनावी प्रक्रिया जो है बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव थे। धारा 370 और 35A के हटने के पश्चात अभी वहाँ पर असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं, प्रांतीय सरकार नहीं बनी है, लेकिन असेंबली के चुनाव से पूर्व ये लोकल स्तर पर चुनाव कराना अत्यंत उचित रहा। इन चुनावों के अनुभव के आधार पर असेंबली के चुनाव कराना बहुत ही उपयुक्त पॉलिसी रहेगी। जम्मू कश्मीर के चुनाव अन्य प्रांतों की तरह सामान्य चुनाव नहीं थे। इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ज़बरदस्त रूप से था और ये सफलतापूर्वक चुनाव हो जाना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हार है। पाकिस्तान किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जम्मू और कश्मीर में पूर्ण होते हुए नहीं देखना चाहता था। वो तो विश्व को ये दिखाना चाहता था कि जम्मू और कश्मीर में भारत ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। वहाँ की जनता न तो भारत सरकार के साथ है और न ही चुनावों में वो भाग लेना चाहती है। लेकिन इन चुनावों ने दिखला दिया कि जनता भारत के साथ है। बड़ी संख्या में जनता भाग ले रही है और सशस्त्र बलों ने भी पाकिस्तान के सारे षड्यंत्रों को उसमें धूल में मिला दिया। किसी प्रकार की हिंसा नहीं होने दी। जम्मू कश्मीर के वर्तमान प्रशासन और सशस्त्र बलों की एक ये बहुत बड़ी परीक्षा थी और इसे प्रशासन ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। इससे सिद्ध होता है कि प्रशासन असेंबली के चुनाव भी इसी प्रकार से करा सकता है। चुनाव परिणामों से क्या निष्कर्ष निकलता है? पिछली सरकार बनाने वाले कई दलों ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया था। इन्होंने पहले तो चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन जब बुद्धि आई तो इन्होंने चुनाव में भाग लिया। आपस में मिलकर के और छोटी छोटी अन्य पार्टियों को साथ लेकर के गुपकार अलायंस बनाया। देश आज़ाद होने के पश्चात अब्दुल्ला परिवार ने जम्मू और कश्मीर में कुछ इस प्रकार की नीति बनाई थी और उसको केंद्रीय सरकार ने भी सपोर्ट किया था कि पूरा का पूरा प्रांत हमेशा हमेशा के लिए इस अब्दुल्ला परिवार का ही बना रहे। और इसी को सफल बनाए रखने के लिए इन्होंने सीटों का परिसीमन भी बड़ा अजीब ढंग से किया था। घाटी के जिसका क्षेत्रफल केवल 15% है उसको असेंबली की 46 सीटें दे दी और जो टोटल क्षेत्रफल का 26% है उस जम्मू संभाग को केवल 37 सीटें दी थी, जिससे कि 15% क्षेत्रफल वाले घाटी का वर्चस्व संपूर्ण जम्मू और कश्मीर, लद्दाख सहित प्रांत में बना रहे। आप सभी को मालूम ही होगा कि अलग प्रांत बनने के साथ 59% क्षेत्रफल वाला लद्दाख अब एक अलग प्रांत बन चुका है। असेंबली चुनाव के पूर्व आवश्यक है आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से सीटों का निर्धारण किया जाए। सभी नागरिकों के साथ वास्तव में न्याय किया जाए। ये परिसीमन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। देश आज़ाद होने के समय भारत में सभी रियासतों के राजाओं को अधिकार दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान जिस संघ में भी चाहे वो मिल सकता है, अपनी रियासत का विलय कर सकता है। और इसी के तहत कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में मिलाने के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे और इस प्रकार से निर्विवाद रूप से जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर सन 1947 से ही भारत का अंग बन चुका है। जमहूरियत, कश्मीरियत और जाने किन किन बकवास शब्दों से इस प्रांत को नवाजा गया। विशेष धारा 370 इसको विशेष तौर से दे दी गई। सभी जानते हैं कि ये सब कुछ केवल प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की इच्छा पर
इसलिए किया गया कि जम्मू और कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अब्दुल्ला परिवार वहाँ का बेताज बादशाह बना रहे और संपूर्ण राज्य उसकी कठपुतली बना रहे। परिस्थितियों का पूरा लाभ कट्टरपंथी, चरमपंथी और वहाँ के कुछ परिवारों ने उठाया भी। धारा 370 के कारण ये परिवार तो सुप्रीम कोर्ट, संसद, संविधान से हमेशा ऊपर थे। इन्होंने मनमाने ढंग से वहाँ शासन किया। जनता के सारे अधिकार उनके परिवार के अधिकार हो गए। उन्होंने प्रदेश का विकास नहीं किया, बल्कि कुछ परिवारों का ही विकास हुआ। रोशनी एक्ट के अंतर्गत हजारों एकड़ जमीन अपने नाम करा ली। वहाँ पर अवैध बस्तियाँ, यहाँ तक कि रोहिंग्या घुसपैठियों को भी बसाने में इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज धीरे धीरे जनता सब समझ रही है। निकाय चुनावों में वोटिंग परसेंट के आधार पर स्पष्ट होता है कि जनता इन परिवारों को नहीं चाहती, वह भारत के साथ जुड़कर विकास करना चाहती है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या किसी अन्य पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला है और भारत सरकार के प्रति उन्होंने विश्वास जताया है। श्रीनगर के लाल चौक पर जहां तिरंगा झंडा लहराना कभी चुनौतीपूर्ण कार्य था, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते थे, भारत के खिलाफ जहर उगला जाता था, भारतवर्ष का तिरंगा झंडा जलाया जाता था, 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाना मुश्किल था। चुनाव में लोग भाग ले रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां चुनाव में प्रचार कर रही हैं। ये सब धारा 370 के हटने के बाद आई परिवर्तन की लहर के कारण संभव हुआ है। भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी को कश्मीर घाटी में चुनाव प्रचार करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा, जहां पर देश और राष्ट्र की बात करना कश्मीरियत के खिलाफ माना जाता था। पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ जब सेना अभियान चलाती थी तो उस समय व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर सूचनाएं प्रसारित करके बड़ी संख्या में भीड़ को एकत्र कर लेना, जिससे कि पत्थरबाजी करके आतंकियों को छुड़ाया जा सके। मारे गए आतंकियों के जनाजे में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सड़क पर उतारना कुछ वर्ष पहले अक्सर दिखाई देता था, लेकिन अब जनता सेना पर विश्वास कर रही है। आतंकवादियों को अलग थलग कर दिया गया है, अच्छा माहौल बना है। यह लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है। ये स्पष्ट दिखता है कि जम्मू और कश्मीर भी भारत के अन्य प्रांतों की तरह से ही एक प्रांत हैं, भारत के अंग हैं। वहाँ भी संविधान है, वहाँ संसद भी मान्य है और सुप्रीम कोर्ट भी मान्य है। जिसने भी ऐसा माहौल बनाने में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने और प्रशासनिक व्यक्तियों ने जिसने भी सहयोग किया है, उन सबको आज धन्यवाद देने का शुभ अवसर आया है।